एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे। और कुछ एसेट्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लायबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है जो सब्सिडी ने रिकॉर्ड ना की हो। फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल कोई पेटेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेंजेंट लायबिलिटी। अगर कोई एसेट और लायबिलिटी सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं भी किया, उस एसेट और लायबिलिटी को भी हम फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे एट द एक्विजिशन डेट, एट द एक्विजिशन डेट। सर इस हिस्से में वही बात लिखी जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सब्सिडी को एक्वायर करते वक्त आपका ये इरादा है कि आप सब्सिडी को रिस्ट्रक्चर करोगे, तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट है ये आपकी कोई ऑब्लिगेशन एक्विजिशन डेट पे नहीं है, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक चीज यहां पे लिखी है मेजरमेंट पीरियड। अभी मेजरमेंट पीरियड क्या है? देखिए जब आप सब्सिडी को एक्वायर करते हैं ना, तो उसके पास बेतहाशा एसेट्स आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है, इन्वेंट्री भी हो सकती है, रिसीवल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडी को मैंने एक्वायर किया और मुझे आज ही सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू पता चल गई। हो सकता है कुछ एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल हो सकता है कुछ एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। स्टैंडर्ड यहाँ पर हमें एक टाइम पीरियड अलाउ करता है, स्टैंडर्ड यहाँ पर हमें मेजरमेंट पीरियड अलाउ करता है, और वो मेजरमेंट पीरियड है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। वो मेजरमेंट पीरियड है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 1 ईयर। कि सब्सिडी की डेट ऑफ एक्विजिशन से 1 साल का टाइम है कि 1 साल के अंदर अंदर सब्सिडी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू मालूम कर ली जाए। अगर इस 1 साल के अंदर अंदर आप सब्सिडी के सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू मालूम कर लेते हो, ये कंसोलिडेशन की वर्किंग में इंकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन सब्सिडी के एक्विजिशन के 1 साल के बाद अगर किसी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन होती है, अब ये कंसोलिडेशन के प्रोसेस में अकाउंट फॉर नहीं की जाएगी। देखिए आपका एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, आपका एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करेगा। वो कहेगा हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, हमने 1 मई पे एक सब्सिडी एक्वायर की, हमने 1 मई 2023 पे एक सब्सिडी एक्वायर की, और 1 मई 2023 में जब हमने सब्सिडी एक्वायर की ना, तो सब्सिडी के सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। अब एज पर IFRS 10 मेजरमेंट पीरियड इज 1 ईयर, यानी 1 मई 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक का टाइम है तुम्हारे पास। सही है। अब वो तुम्हें कहता है कि 30 जून 2023 पे हमारी कंपनी की हाफ ईयरली रिपोर्टिंग आ रही थी, हमारी कंपनी के हाफ ईयर के अकाउंट्स बन रहे थे। तो सब्सिडी का कुछ एसेट का हिस्सा ऐसा था जिसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो जो उसकी कैरिंग वैल्यू थी उसकी बेसिस पे हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, उसकी बेसिस पे हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, गुडविल का एक नंबर कैलकुलेट हुआ होगा। लेकिन फिर इस कंपनी का एनुअल ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2023 पे, और उन एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमाइन हो गई। अब ये तो हमें समझ आता है ना कि हाफ ईयरली बनाते वक्त गुडविल अलग कैलकुलेट हुई होगी, और अगर मैं ईयरली अकाउंट्स बनाते वक्त उस फेयर वैल्यू को कंसीडर करता हूं तो गुडविल का नंबर अलग कैलकुलेट होता हो, तो क्या मैं गुडविल का नंबर चेंज कर दूंगा? हाफ ईयरली अकाउंट्स में सब्सिडरी के एसेट्स की सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, लेकिन गुडविल तो हमने कैलकुलेट की क्योंकि हाफ ईयरली अकाउंट्स बनाने थे। लेकिन 31 दिसंबर 2023 पे एनुअल अकाउंट्स बनाने, और अब सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल हो गई है, तो क्या मैं एनुअल अकाउंट्स बनाते वक्त इन फेयर वैल्यू को कंसीडर करूंगा, इस गुडविल को रिकैलकुलेट करूंगा? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ये तो आसान हिस्सा था। फिर आपका एग्जामिनर कहता है कि 31 दिसंबर एनुअल ईयर एंड पे भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, यानी कि हमने सब्सिडी की एक टेम्पररी गुडविल कैलकुलेट कर ली। मेजरमेंट पीरियड कब खत्म हो रहा है? 1 मई 2024 को। 31 मार्च 2024 को हमारे पास फेयर वैल्यूज अवेलेबल हो गई, 31 मार्च 2024 को हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल हो गई। अब अगले अकाउंट्स कब बनेंगे? 31 दिसंबर 2024 पे। क्या 31 दिसंबर 2024 पे अकाउंट्स बनाते वक्त मैं गुडविल को रिकैलकुलेट करूंगा, या 31 दिसंबर 2023 वाली ही इस्तेमाल कर लूंगा? सर क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक हमारा ईयर एंड है 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23, और 31 दिसंबर 24। हमने सब्सिडी को यहां कहीं एक्वायर किया 1 मई 2023 पे, और तुम्हारी कंपनी ने यहां पे हाफ ईयरली अकाउंट्स बनाए 30 जून 2023 पे।
यहां पर हमारे पास सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कोई ना कोई गुडविल कैलकुलेट की होगी। इस पीरियड से इस पीरियड में तुम्हारे पास सब्सिडरी के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाती है, तो तुम कह रहे हो कि ईयर एंड पे गुडविल रिकैलकुलेट होगी। सही है, आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास यहां भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, यानी कि यही गुडविल तुमने इस्तेमाल कर ली होगी ईयर एंड पे भी। अब 31 दिसंबर 2024 पे सेकंड फाइनेंशियल्स बन रहे हैं, सेकंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बन रहे हैं, और तुम्हें फेयर वैल्यू अवेलेबल हो जाती है 31 मार्च 2023 पे। तुम्हें बता देता है कि भाई 31 मार्च 2024 पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट हमने डिटरमाइन कर ली। क्या इस ईयर एंड पे मैं यही गुडविल का नंबर इस्तेमाल करूंगा, या इन नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू के बेसिस पे गुडविल का नंबर रिकैलकुलेट करूंगा? सर हम दोबारा रिकैलकुलेट करेंगे, हम गुडविल का नंबर रिकैलकुलेट। हाँ, अगर 1 मई 2024 के बाद अगर फेयर वैल्यू पता चल रही होती तो फिर इसे हम इग्नोर कर देते, फिर हम इसे इग्नोर कर देते। क्या याद रहेगा हमें ये? सर सब्सिडरी के नेट एसेट्स को लार्जली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे सब्सिडरी के एसेट्स रिकॉर्डेड हो चाहे सब्सिडरी के एसेट्स रिकॉर्डेड ना हो। अगर कोई एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है, ये हमारी पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। अगर सब्सिडरी को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान है, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और सब्सिडरी के एसेट्स को मेजर करने के लिए मेजरमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर है। चेंजेस नेट एसेट निकालते हैं, एट एक्विजिशन पे लेते हैं, हम फेयर वैल्यू पे लेते हैं, तो ये हमारा रिपोर्टिंग डेट जो हम लोग 3-4 साल बाद हमें क्वेश्चन में करा वैसे भी होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट दी हुई होती है कि फेयर वैल्यू लैंड जो फेयर वैल्यू पे इस पे आ रही है उस पे आ रही है, तो उस पे हमें कैसे पता चलेगा कि गुडविल जो इस पे करनी है नहीं करनी, नहीं फेयर आपने वैल्यू ये देखना है ना कि ये जो सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है ये किस दिन आइडेंटिफाई हुई। अगर वो कुछ नहीं बता रहा ना, तो वो ये लिखता है एक्विजिशन डेट नेट एसेट्स आर इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉलोइंग, तो इसका मतलब ये एक्विजिशन डेट पे ही फेयर वैल्यू बताती। घुमाने के लिए फिर वो कोई अलग डेट दे सकता है कि भाई हमें इस दिन फेयर वैल्यू पता चली, तो आपने देखना है वो डेट 12 महीनों फ्रॉम द एक्विजिशन डेट है, विद इन मेजरमेंट पीरियड है, या बियॉन्ड मेजरमेंट पीरियड है। ऐसा कभी करा है? यस सर, एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक सवाल सॉल्व करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सब्सिडरी। एक्विजिशन डेट पे आपको पता है कि मैं सब्सिडरी के सारे एसेट्स, चाहे वो इन्वेंट्री हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, इंटेंजिबल एसेट हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हो, कंटीजेंट लायबिलिटी हो, इन सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये क्रिएट होता है कि ईयर एंड पे किस पे मेजर करेंगे? ईयर एंड पे हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को किस पे मेजर कर रहे होंगे? सर अगर तो वो इन्वेंट्री है तो ईयर एंड पे हम इसे मेजर करेंगे एज पर IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी। अब एनआरबी तो आपके पास ईयर एंड की है, लेकिन कॉस्ट क्या होगी? क्या सब्सिडरी की एक्चुअल कॉस्ट या कोई और? सर यहाँ पे कॉस्ट एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ सब्सिडरी को एक्वायर किया तो उस दिन आपने सब्सिडरी की इन्वेंट्री एक्वायर की, तो जो भी उसकी फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट है ये इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी। ईयर एंड की एनआरबी IS2 के हिसाब से लोअर ऑफ कॉस्ट, और एनआरबी पे इन्वेंट्री मेजर होगी। इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल है, एक्विजिशन डेट पे आप इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ईयर एंड पे क्या करोगे? सर ईयर एंड पे हम ग्रुप पॉलिसी के तहत उसे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, उसे अमोर्टाइज कर रहे होंगे, और हम ग्रुप पॉलिसी के तहत उसे या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर कर रहे होंगे। अब यहाँ ना एग्जामिनर घुमाता है कि हमने एक सब्सिडी को एक्वायर किया, उसके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी, और एक्विजिशन डेट पे कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। ईयर एंड पे पेरेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखता है और सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल में रखता है, तो हम ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी उसका डेप्रिशिएटेड वर्जन कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ये कहे कि हमने ईयर एंड पे सब्सिडी भी उस एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ गई है, सब्सिडी भी ईयर एंड पे उस एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ गई है, अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट पे तो आ रही होगी, लेकिन रिपोर्टिंग डेट पे नहीं आ रही होगी, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडी ने खुद उसको फेयर वैल्यू कर दिया, उसका इंपैक्ट रिटेन अर्निंग रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड हो गया है। किस तरीके से वो सवालों में अप्लाई होता हुआ भी नजर आएगा।
अगर तो सब्सिडी ने कोई एसेट रिवैल्यू नहीं किया तो फिर आप एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज कर रहे होंगे। लेकिन अगर सब्सिडी ने भी उसको रिवैल्यू कर लिया तो फिर आपको उससे दोबारा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का इंपैक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे आ गया। सेम इसी तरह की बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में भी अप्लाई होगी और फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटीज के केस में। अच्छा, यहां पर एक चीज सुनिएगा, यहां पर एक चीज सुनिएगा। आपका एग्जामिनर कहता है कि पेरेंट कंपनी के पास कुछ सिंपल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और पेरेंट कंपनी ने अपनी उन सिंपल इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखा है। गौर से सुनना, पेरेंट कंपनी के पास कुछ सिंपल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और पेरेंट कंपनी ने उस सिंपल इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखा है। सब्सिडरी के पास भी कुछ सिंपल इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, वो कोई छोटी मोटी कंपनीज में होंगी, लेकिन सब्सिडरी ने उस सिंपल इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रखा है। पेरेंट ने सिंपल इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखा है, सब्सिडरी ने सिंपल इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रखा है। मुझे बताएं, जब मैं ग्रुप अकाउंट्स बनाऊंगा तो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की सिंपल इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे लेकर आ जाऊंगा, या फिर पेरेंट की सिंपल इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रहने दूंगा, सब्सिडरी की सिंपल इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रहने दूंगा। सर, इस केस में हम पेरेंट की सिंपल इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रहने देंगे, सब्सिडरी की सिंपल इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रहने देंगे। क्यों? अभी तो आपने बताया था कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने हमें बताया था कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त एक पॉलिसी फॉलो होती है। तो अब आप यहाँ क्यों कह रहे हैं कि पेरेंट की सिंपल इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रहेगी और सब्सिडरी की सिंपल इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रहेगी? ऐसा क्यों? सेपरेट इन्वेस्टमेंट सर, वो अगर होशियारी की चलेगी उसके बाद तो नहीं दिख रहा। और कोई जवाब? सर, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में मेजर करने का जो डिसीजन है ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसी ही नहीं है, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। देखिए, पॉलिसी और एस्टिमेट का बुनियादी फर्क हमें क्या पता है कि जहां हमारे पास ऑप्शन हो वो पॉलिसी होती है, जहां हमारे पास ऑप्शन ना हो वो पॉलिसी नहीं होती, एस्टिमेट होता है। तुम्हारी मर्जी है कि तुम प्रॉपर्टी प्लान को कॉस्ट मॉडल में रखो या रिवॉल्यूशन मॉडल में रखो, लेकिन तुम्हारी मर्जी नहीं है कि अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए ट्रेडिंग की नीयत से, अब तुम्हें उसे पीएनएल में ही रखना पड़ेगा। ये पॉलिसी है ही नहीं, ये तो एस्टिमेट है। अगर मैं एक डेट इन्वेस्टमेंट बाय करता हूं कि मैं इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो करे करूंगा, मेरी मर्जी नहीं है, अब मुझे इसे अमोर्टाइज कॉस्ट में ही रखना है। अगर मैंने एक डेट इन्वेस्टमेंट परचेज की ट्रेडिंग के लिए, तो मेरी मर्जी नहीं है मुझे उसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखना हो। तो बाकी सारे एसेट्स में तो हम पेरेंट और सब्सिडरी के लिए सेम पॉलिसी अप्लाई करेंगे, लेकिन सेम पॉलिसी अप्लाई करेंगे जब वो पॉलिसी का मैटर हो। तो फाइनेंशियल एसेट्स को जो हम मेजर करता है IFRS 9 के हिसाब से डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल में, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। और एक लास्ट चीज, कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसमें हमें कंफ्यूजन रहती है अक्सर कि एक्विजिशन डेट पे तो कंटीजेंट लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया, ईयर एंड पे क्या करें? ईयर एंड पे क्या करें? सर, ईयर एंड पे आप इसे रिकॉर्ड करोगे हायर ऑफ फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट और अमाउंट दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर IAS 37। यानी फॉर एग्जांपल, आपसे कहता है कि पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया, सब्सिडी के पास एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी जिसकी फेयर वैल्यू थी 100 रुपए। ईयर एंड पे ईयर एंड पे इस कंटीजेंट कंसिडरेशन की जो फेयर वैल्यू है वो 70 रुपए हो गई है, आप उसे 100 पे ही रहने दोगे। लेकिन अगर आपसे कहता है कि ईयर एंड पे सब्सिडी ने इस कंटीजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड कर लिया 120 पे, तो अब तो ये IAS 37 के हिसाब से रिकॉर्ड हो गया है ना 120 पे, तो आपको ईयर एंड पे अपने पार्ट पे कोई सेपरेट कंटीजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब्सिडी ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है। क्या ये बातें समझ आती है हमें? तो और भी चीजें तो है हमारे पास डिस्कस करने के लिए कि गुडविल की इंपेयरमेंट, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस वगैरह, लेकिन अब ये चीजें मैं आप लोग को डायरेक्ट सवालों में अप्लाई करते हुए दिखाऊंगा। तो चलते सर अपने आज के पहले सवाल के ऊपर। हमारे पास पहला सवाल जो हमने आज कवर करना है वो स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस सवाल में हमसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी गई है और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना हम इस सवाल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
मैं सवाल को रीड करने से पहले सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करता हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर WL consolidated statement of financial position as at 31st December 2023 as at 31st December 2023